देखो, एडवांस ट्रेनिंग सेक्टर में शक्ति गूंज रही थी, पूरी तरह से कंट्रोल्ड। एक बड़े से साफ चेंबर के अंदर लंबी लंबी हल्की हल्की दिखने वाली पॉड्स थी जो अंदर से नीले रंग में चमक रहे थे। ये सब एडवांस्ड एनर्जी कंटेनमेंट सिस्टम्स थे। यार, इन क्रिस्टलाइन वेसल्स के अंदर एकेडमी के जीनियस स्टूडेंट्स अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को पुश कर रहे थे, मुश्किल एक्सरसाइजेस से रॉ पावर बना रहे थे और उसे चैनल कर रहे थे। ये एक्सरसाइजेस हाई स्ट्रेस कॉम्बैट जैसा फील देने के लिए थे। पॉड्स के बाहर का माहौल एंटिसिपेशन से भरा था। एक तेज इलेक्ट्रिक टेंशन थी क्योंकि बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर सबके स्कोर्स दिख रहे थे। अरे भाई, नीचे जो स्पेक्टेटर्स इकट्ठे थे वो हैरानी और कंपेटिटिव चिंता से बज़ कर रहे थे। सब बड़े ध्यान से देख रहे थे कि टॉप रैंकर्स कितनी बेहतरीन तरह से अपनी ड्रिल्स एग्जीक्यूट कर रहे थे। खास करके लियोयू और लू योंगजियान ने मैट्रिक्स पर डोमिनेट किया। उनके एनर्जी सिग्नेचर्स हर बेंचमार्क को पार कर गए और फैकल्टी के सारे ट्रेनिंग पैरामीटर्स को तोड़ दिया। लेकिन जो मीवी आमतौर पर शांत रहती थी, उसने भी बहुत अच्छा और रिस्पेक्टेबल स्कोर लाया और खुद को एलीट टियर में पक्का कर लिया। कसम से, जब वो मुश्किल हाई इंटेंसिटी सेशन खत्म हुई तो वो पावर कंटेनमेंट पॉड्स धीरे से वापस अंदर चले गए। उनके इंस्ट्रक्टर, जो एक कड़क वेटरन थे और अपनी सख्त ट्रेनिंग मेथड्स के लिए जाने जाते थे, वो आगे आए थकी हुई क्लास से बात करने। उन्होंने सबको उनके मिलकर किए हुए एफर्ट पर बधाई दी और बताया कि ये सेशन कितना मुश्किल था और जोर देकर कहा कि सबको ठीक से अच्छा रेस्ट लेना चाहिए। रिकवरी की जरूरत पर खास ध्यान दिया अगले पुश से पहले। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बॉम्बशेल अनाउंसमेंट की जिसने ट्रेनिंग के बाद की शांति को तोड़ दिया। यार, वो बड़ा जिसका सबको इंतजार था, फ्रेशमैन कंपटीशन, जो पहले फरवरी के आखिर में होने वाला था, उसे अचानक से आगे बढ़ा दिया गया। अब वो जनवरी 18 को होगा। सिर्फ 3 वीक्स बचे थे। ये खबर रूम में एक बड़े शॉकवेव की तरह लगी। ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ सबने हैरानी में सांस ली क्योंकि सबको ये एक्सेलरेटेड टाइमलाइन समझ आ रहा था। अरे भाई, ये अचानक बदलाव ली मोयू के लिए तो प्योर एड्रेनलिन था। उसकी आंखों में तुरंत मैनिक एक्साइटमेंट दिखी। उसने आसपास के स्टूडेंट से जोर से डिक्लेयर किया कि उसे इसी मोमेंट का इंतजार था। ये मौका था कि वो उस परेशान करने वाले लिन जिचिन को पूरा हरा देगा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से गर्व से कहा कि उसने अभी अभी कई सक्सेसफुल जीन फ्यूजन्स किए हैं और वो अब ऑर्डिनरी टियर 7 पावर अचीव करने के बहुत ज्यादा करीब है। एक ऐसा लेवल जिसके सामने कंजर्वेटिव प्योर ब्लडेड लिन जिचिन शर्मनाक तरीके से पैथेटिक लगता है। लियोयू ने ये बात जोर से कही कि असली पावर के लिए चेंज और सैक्रिफाइस चाहिए होता है। तो बाकी क्लास भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनकी आवाजें एक कॉम्पिटिटिव हम में मिल गई। वो सब अग्री थे कि लिन जिचिन का प्योर ह्यूमन रहने का डिसीजन फ्यूजन से मिलने वाले ऑब्वियस जेनेटिक एडवांसमेंट्स को एक्सेप्ट ना करना उसके इन्नेट टैलेंट की बहुत बड़ी और दुख भरी बर्बादी थी। यार, वो उसकी पुरानी सोच, ऑब्सोलीट फिलॉसफीज पर उसके स्टबन रहने के बारे में फुसफुसा रहे थे। ये सब जजमेंटल गार्बेज टॉक सुनकर मी वाई का सब्र टूट गया। उसने एक ऐसी गुस्से वाली नजर से उनको तुरंत चुप करा दिया जिसमें इमीडिएट फिजिकल पेन का वादा था। उसकी आवाज तेज थी और उसमें खतरनाक अथॉरिटी थी जब उसने सबको बोला कि वो दूसरे लोगों के हाईली पर्सनल लाइफ चॉइसेस पर फैसला सुनाना बंद करें, खास करके जो बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से जुड़े हैं। जिन स्टूडेंट्स ने गॉसिप किया था वो तुरंत गिदगिदाने लगे, माफी मांगने लगे और अपनी बात से पीछे हटने लगे क्योंकि वो आमतौर पर शांत रहने वाली मी वाई के गुस्से से डर गए थे। तो मी वाई ने पूरे रूम को देखा। उसकी नजर सभी क्लासमेट्स पर पड़ी और उसने एक बहुत सस्पिशियस एब्सेंस देखी। शेन शिंगहान, जो आमतौर पर सबसे मेहनती और हर जगह प्रेजेंट रहने वाली स्टूडेंट थी, वो इस जरूरी एडवांस ट्रेनिंग सेशन में कहीं नहीं थी। मी वाई को उसकी ये एब्सेंस बहुत अजीब और चिंताजनक लगी। अपने इंट्यूशन के चलते वो तुरंत सेकेंड ईयर इंस्ट्रक्टर के पास गई जो अपर क्लास लैब्स को देख रहे थे और शेनिंगहान के बारे में पूछा। इंस्ट्रक्टर ने उसे हल्की सी परेशानी के साथ बताया कि शेनिंगहान ने किसी गंभीर प्राइवेट मैटर के लिए इमरजेंसी लीव मांगी है जिसके डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है। यार, इससे पहले कि मी वाई और इन्फॉर्मेशन मांग पाती, ब्लास्ट प्रूफ जिम के भारी डोर्स जोर से खोले गए। एक पूरा पागल जैसा पसीने में भीगा हुआ स्टूडेंट फैसिलिटी के अंदर आया। वो अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रहा था कि लिन जिचिन और शेनिंगहान नीचे जनरल स्टूडेंट जिम के पास बवाल मचा रहे हैं और एक पूरी फुल स्केल ब्रॉल कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेंट सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था और उसने सबसे हैरानी वाली बात बताई। शेनिंगहान ने अभी अभी सेकंड ईयर इवोल्यूशन क्लास की एक बहुत पॉपुलर हाई रैंकिंग लड़की पर विशियसली अटैक किया और उसको बुरी तरह से पीटा है। तो ट्रेनिंग की बोरियत से अचानक मिले इस अनप्रेसिडेंटेड ड्रामा में दिलचस्पी लेकर पूरी जीनियस क्लास, जिसमें हैरान और यकीन न करने वाला लियोयू भी शामिल था, तुरंत फैसिलिटी से भाग निकले। वो मेन स्टेयरवेल से नीचे उतरे, बेचैन थे कि ये अनबिलीवेबल एक्शन अपनी आंखों से देखें। जब वो जिम्नेजियम पहुंचे तो वहां पूरा हदकंप मचा हुआ था, टोटल पैंडेमोनियम। एक पूरी एनरेज्ड लड़की लेजिकी के ऊपर झुकी हुई थी जो जमीन पर बुरी तरह रो रही थी। यार, लेजिकी का खूबसूरत चेहरा, हैरानी की बात यह थी कि तेज गहरे चोटों, ब्रूजेस से भरा था, तुरंत सीरियस फिजिकल ट्रॉमा का निशान। वो बेकाबू होकर चीख और चिल्ला रही थी कि अटैक ने उसका फ्लॉलेस चेहरा हमेशा के लिए खराब कर दिया है। लेजिकी की फ्रेंड उसके पास खड़ी थी, शेनिंगहान पर श्रीक कर रही थी, उसको बुरी तरह सुना रही थी कि इतना ब्रूटली अननेसेसरी तरीका क्या था कि किसी के चेहरे पर इतनी हड्डी तोड़ने वाली फोर्स से किक मारा। उन शिकार
विक्टिम्स के ठीक सामने खड़ी शेन किंग हान सच में हैरान और पूरी दुखी लग रही थी। उसने हकलाते हुए माफ़ी मांगी, अपने हाथ पकड़े हुए। उसने बार बार एक्सप्लेन किया कि उनके छोटे से झगड़े के दौरान अल्टरकेशन वो अपनी नई सुपर स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल हो गई। जब शेनिंग हान बेचैन होकर माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही थी तो लिंजी चिन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने उसको हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया और एकदम शांत आवाज़ में बोला कि तुरंत माफ़ी मांगना बंद करो, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये उसकी गलती नहीं थी कि ओपोनेंट में डिफेंसिव स्किल की इतनी कमी थी कि वो एक बेसिक इम्पैक्ट भी नहीं सह सकी। जब उन्होंने इस तेज़ी से बढ़ते हुए सीन से दूर जाने की कोशिश की तो लिज़िकी की फ्रेंड ने ज़ोर से शेनिंग हान का हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां चुभा दी। वो बुरी तरह चिल्लाई कि इतना विशेष असॉल्ट करके वो आराम से यहाँ से नहीं जा सकते। लिंजी चिन तुरंत बीच में आया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और उसने शेनिंग हान के हाथ से उस लड़की का हाथ जोर से थप्पड़ मारकर हटा दिया। एक तेज आवाज़ आई। उसने एक डरावनी चेतावनी दी। उसकी आवाज़ धीमी और ख़तरनाक थी। साफ साफ कहा कि अगर उसने उनको फिजिकली हरास करना जारी रखा तो उसे मजबूर होकर ओवरवेलमिंग फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से तुरंत जा सकें। यार लिज़िकी की फ्रेंड ने डर से नहीं लेकिन मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। उसने उसको फ्रेशमैन का न्यू किंग होने का ताना मारा और अपनी थोड़ी आगे करके उसे चैलेंज किया कि वो उसे भी चेहरे पर पंच मारे, ये यकीन करते हुए कि वो किसी लड़की को मारेगा नहीं। 1 मिलीसेकंड की भी हिचकिचाहट या चेहरे पर कोई बदलाव लाए बिना लिंजी चिन ने एकदम परफेक्टली और प्रिसाइसली उसके चेहरे पर मुक्का मारा। टक्कर की आवाज़ बहुत तेज और गंदी थी। उसने बिना कोई भावना दिखाए बोला कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी अजीब रिक्वेस्ट नहीं सुनी थी और इसीलिए वो इसको पूरा करने के लिए मजबूर था। बिंग! सिस्टम ने ये एक्शन एक छोटे तेज चाइम के साथ रजिस्टर किया और तुरंत बता दिया कि अपने एमसी को इस असॉल्ट के लिए एक स्कूल क्रेडिट तुरंत मिल गया है। बिल्कुल उसी हाईली केओटिक मोमेंट पर एक बहुत तगड़ा मस्कुलर स्टूडेंट वहां घुस आया, हैरान देखने वालों को धक्का देते हुए। यार ये स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन ऑफिसर जिन मिंगू था, एक ऐसा फिगर जिसका नाम उसके आने से पहले ही पहुंच जाता था। प्लॉट ट्विस्ट, जिन मिंग्यू लिज़िकी का बहुत ज्यादा बचाने वाला बॉयफ्रेंड भी था। अरे भाई, जब जिन मिंग्यू ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी लड़की जमीन पर रो रही हैं और उनके चेहरे पर बहुत चोट लगी है तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कांपते हुए लिन जिचिन से पूछा कि लड़कियों को इतनी बेरहमी से और ज्यादा ताकत से मारना क्यों जरूरी था। लिन जिचिन ने पूरे शांति से जवाब दिया कि उसके लिए जिन मिंग्यू की गर्लफ्रेंड का छोटे और कमजोर फ्रेशमैन को बुली करना और परेशान करना इससे भी ज्यादा बड़ी और बुरी वायलेंस हिंसा थी। जिन मिंग्यू ने तुरंत उस इल्जाम पर गुस्सा दिखाया और अपना छाती फुला ली। उसने एमसी से कहा कि वो बिना सबूत के ऐसी झूठी बातें बोलने की हिम्मत ना करे और बुलिंग का सबूत मांगा। उसी बहुत जरूरी वक्त पर लू योंगजान, जो ये सारा ड्रामा मजे से देख रहा था, भीड़ से आगे आया। उसने जिन मिंग्यू को बीच में रोका और शांत गंभीर आवाज में साफ साफ कहा कि उसने खुद पिछले कुछ महीनों में जिन मिंग्यू की गर्लफ्रेंड को कई बार साधारण नॉन रैंकर फ्रेशमैन को परेशान और बुली करते देखा है। यार इस बेकार की वक्त बर्बाद करने वाली बहस से थककर लिन जिचिन सीधी बात पर आया। उसने जिन मिंग्यू की आंखों में देखा और बोला कि अगर उसको सच में अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे के लिए जस्टिस चाहिए तो वो उसको अभी डुएल के लिए चैलेंज करे, क्योंकि एमसी के पास फालतू की बातें करने का वक्त नहीं था। कसम से जिन मिंग्यू ने बहुत तेज गुस्से और चोट लगी हुई इज्जत के साथ तुरंत चैलेंज मान लिया। फिर उसने इस मैच का दाव बहुत बड़ा कर दिया, उस फ्रेशमैन को डराने की कोशिश करते हुए। उसने मैच के नतीजे पर 300 स्कूल क्रेडिट्स का बहुत बड़ा वेजर लगाने को कहा और फिर बहुत घमंड से पूछा कि क्या एक मामूली फ्रेशमैन इतनी ज्यादा अजीब रकम दे भी सकता है। सबको पूरा शौक और हैरानी हुई और जिन मिंग्यू का घमंड टूट गया जब लिन जिचिन ने पूरे आराम से कंफर्म किया कि हाँ, वो जरूर ये वेजर दे सकता है। उसने शर्तों को पक्का करने के लिए छोटा सा सिर हिलाया। साइड से मीवी ने पूरी हैरानी में अपना सीना पकड़ लिया। उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई थीं। वो धीरे से खुद से बोली कि लिन जिचिन में इतनी हिम्मत, इतनी लापरवाही कहां से आई कि उसने जिन मिंग्यू से पंगा ले लिया। जिन मिंग्यू तो डेवास्टेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज वाला एक बहुत ताकतवर और जाना माना ऑर्डिनरी टियर 7 फैंकर था, लेकिन लू योंगजान को पूरा मजा आ रहा था। उसने पास खड़े एक आदमी से हल्के मुस्कुराते हुए कहा कि उसने कभी किसी को अपनी छिपी हुए पैसों की और जिस्मानी ताकत दिखाने का इतना शोर शराबा वाला और खुला तरीका नहीं देखा था। जिन के निर्धारित ड्वेलिंग एरिया के बीच में वो मजबूत सिंथेटिक फ्लोर जो कॉशन टेप से घिरा था, लिन जिचिन और जिन मिंग्यू आमने सामने खड़े हो गए। जब रेफरी जल्दी से पीछे हटा तो ये हाई स्टेक्स मैच शुरू हो गया। तुरंत जिन मिंगू ने अपना अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन खोल दिया। उसके पहले से ही बड़े डोले शोले वार फैल गए। उसका शरीर तेजी से बदलकर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर जैसा बीस्ट बन गया। उसके सिर के चारों तरफ घने काले बाल उगाए जो एक बड़ी मेन यानी केसर बना रहे थे और उसकी उंगलियां तेज क्लॉज यानी पंजे में बदल गई थीं जो स्टील को भी फाड़ सकते थे। उसके बदले हुए रूप से निकलने वाला तेज गुस्सा वाला प्रेशर बहुत ज्यादा और दम घोटने वाला था। देखने वाले स्टूडेंट साफ साफ कांप रहे थे और पीछे हट रहे थे और धीरे आवाज में पूछ रहे थे कि लिन जिचिन इस डरावने भयानक एवोल्यूशन के खिलाफ जीत कैसे सकता है। एक डरावनी जानवर जैसी दहाड़ के साथ जिससे छत हिल गई, पूरा बदला हुआ जिन मिंग्यू एमसी की तरफ बहुत तेज जमीन को छोड़ते हुए गुस्से से लपका। बीस्टली पावर का इतना डरावना डिस्प्ले तेजी से उसके पास आ रहा था, लेकिन लिन जिचिन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पूरे शांति में खड़ा था। उसने तो डिफेंसिव स्टैंस लेने की भी जरूरत नहीं समझी। जिन मिंगू ने शोर में चिल्लाया कि क्योंकि लिन जिचिन की गर्लफ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर हमला करने की हिम्मत की तो वो अब सही बदले में लिन जिचिन का चेहरा पूरी तरह से तोड़ देगा।
जिन मिंगू ने एक बहुत बड़ा पंजे वाला घूंसा सीधा लिन जिचिन के सिर पर मारा, जिससे हवा में एक तेज झटका देने वाली शॉक वेव पैदा हुई। उस टक्कर का नतीजा तुरंत, एकदम से और बिल्कुल हैरत अंगेज था, जो सारे नियम और उम्मीदों को झुठला रहा था। जिन मिंगू का बदला हुआ बीस्टली हाथ पूरी तरह से टूट गया, उसकी हर हड्डी और हर पंजा टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे ही वो लिन जिचिन के बिल्कुल मजबूत, अपनी जगह से ना हिलने वाले चेहरे से टकराया। वो बड़ा गिरा हुआ सीनियर जोर से अपने घुटनों पर गिर गया, मारे जाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए हाथ के झटके से। उसने अपने टूटे हुए दर्द से चीखते हुए हाथ को पकड़ लिया और बहुत ही ज्यादा दर्द में तड़पने लगा। अपने पूरी तरह हारे हुए दुश्मन के ऊपर जीत के साथ और बिना किसी चोट के खड़े होकर लिन जिचिन ने शांति से घोषणा की। उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी कि मैच पक्के तौर पर खत्म हो चुका है। फिर उसने इस घोषणा के बाद अपने दुश्मन के बहुत बड़े धड़ पर एक बहुत तेज ताकतवर लात मारी, जिससे जिन मिंगयू का विशाल बदला हुआ शरीर पूरे बड़े जिम में उड़ता चला गया। वो बेजान शरीर जोर से कमरे के दूसरी तरफ खाली स्पेक्टेटर सीट से टकराया। स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ बिल्कुल चुप हो गई, डर और हैरानी के एक सामूहिक सन्नाटे में जम गई। उन्होंने एक टियर 7 रैंकर को एक मामूली फ्रेशमैन के एक ही वार से खत्म होते देखा था। लू योंगजान ने छत की तरफ देखते हुए एक समझदारी वाली मुस्कान के साथ कहा कि ये सारा सिलसिला उसे बहुत ज्यादा शक के तौर पर जाना पहचाना लग रहा था। और उधर लाइयू पूरा शर्मिंदा और जलील खड़ा था। उसका चेहरा शर्म से तेज लाल हो गया था जब उसको लिन जिचिन और अपने बीच की ताकत का असली गैप समझ आया। अरे भाई, ताकत के इस कच्चे, जबरदस्त और डरावने डिस्प्ले को देखकर गुस्से में भरे लाइयू ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने दादाजी को जरूरी कॉल किया। उसने डर और पक्के इरादे के मिश्रण से कांपती हुई आवाज में मांग की कि उसको तुरंत रिस्क की परवाह किए बिना एक दूसरे बीस्ट जीन के साथ फ्यूजन करना होगा। अगले ही दिन लिन जिचिन, जो अब 300 क्रेडिट से और अमीर हो गया था और एकेडमी में अपनी जगह और दौलत को और मजबूत करने के लिए तैयार था, उसने अपनी नई बनी हुई शोहरत का फायदा उठाने के लिए अपने सामने इकट्ठे हुए सारे स्टूडेंट बॉडी को संबोधित किया। लिंचन ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बीच में पूरे विश्वास के साथ खड़ा था और उसकी आवाज सब तक साफ जा रही थी। उसने ऑफिशियली घोषणा की कि तुरंत असर से वो एक पर्सनलाइज्ड सर्विस शुरू कर रहा है, जिसमें वो किसी भी क्लाइंट के लिए जो उसकी सर्विस लेना चाहेगा, पैसे लेकर प्रॉक्सी बैटल्स लड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा। उसने शर्तों को बहुत ध्यान से बताया। क्लाइंट का स्टेटस, चाहे वो रैंकिंग्स में सबसे नीचे लड़ने वाला नया कमजोर फ्रेशमैन हो या एक जाना पहचाना ताकतवर सीनियर जिसको एक छिपा हुआ जीत चाहिए, उसके लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। एक ही मांग थी, वो था अच्छा पैसा। जब तक वो जरूरी फी वेरीफाइड स्कूल क्रेडिट्स में देते थे और ये पक्का करते थे कि उसके वक्त की सही कीमत लगाई गई है, तो वो खुद अरीना में उतरेगा और उन्हें किसी को भी चैलेंज करने में मदद करेगा, रैंक या शोहरत की परवाह किए बिना। इस प्रपोजल की हिम्मत देखकर भीड़ में हैरानी और उत्तेजना की लहर दौड़ गई। आगे खड़ा हुआ लू योंगजान की आंखें थाली जैसी बड़ी हो गई थीं और वो खुली तारीफ से चमक रही थीं। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद करके उछलना शुरू कर दिया, सबके सुनने के लिए खुशी से चिल्लाते हुए कि लिन जिचिन एकेडमी का अल्टीमेट किंग से कम नहीं था। उसने इस घोषणा के बाद एक जोर से विनती की कि वो बेचैनी से लिन चैन का शिष्य बनना चाहता है और उसका पहला वफादार डिसाइपल बनाना चाहता है। कई मीलों दूर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पवित्र सुरक्षित कमरों में ताकतवर स्टूडेंट काउंसिल पहले ही एक जरूरी इमरजेंसी मीटिंग बुला चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल मुश्किल से छिपाए गए गुस्से से भरा हुआ था। अरे भाई, काउंसिल के मेंबर्स ने चमकते हुए महोगनी टेबल पर गुस्से में मुट्ठी मारी। वो इस नए पब्लिक में हुए वाकये से बहुत ज्यादा नाराज थे। हवा में लिन चेन के इस अजीब रवैये की बहुत कड़वी शिकायतें भरी हुई थीं। उसका घमंड, नियम कानूनों के लिए उसकी खुली अवहेलना और उनकी सरकारी अथॉरिटी को बिल्कुल भी जरूरी न समझना। उनका पूरा गुस्सा एक खतरनाक सहमत में बदल गया। लिन चेन की ये नई मर्सनरी सर्विस सिर्फ नियम तोड़ना नहीं थी, बल्कि उनके बने बनाए पावर स्ट्रक्चर की स्थिरता को सीधी खुली चुनौती थी। ये बात सबको साफ और डराने वाली लगी। उनके कंट्रोल के लिए ये खतरा था, इसलिए उसको जल्दी और बहुत सख्त सजा देनी चाहिए थी। फिर कमरे में एक तनाव भरी खामोशी छा गई। देखो, आखिर में एक मुख्य काउंसिल वुमेन, जिसकी आवाज उत्सुकता से थोड़ी कस गई थी, उसने अदब से टेबल के मुखिया की तरफ देखा। उसने सबसे बड़े अथॉरिटी से लिन चेन की इस नई बहुत ज्यादा विवादित प्रॉक्सी फाइटिंग सर्विस पर उनके सरकारी विचार और निर्देश मांगे। जो बड़े बॉस थे, शानदार और मशहूर प्रेसिडेंट जो होंग, वो धीरे से अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, जिनके अंदर से ठंडी, सोच समझकर इस्तेमाल की हुई शक्ति निकल रही थी। उनकी नजर यानी थोड़ी दूर थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही खतरनाक गहराई थी। जब उनकी आवाज ने खामोशी को तोड़ा तो वो धीमी और जानलेवा थी। लिन जिचिन, उसने कहा, जैसे उस नाम का स्वाद उसकी जबान पर राख जैसा था। बिल्कुल एक ओवर कॉन्फिडेंट न्यूबी की तरह काम कर रहा है, एक लापरवाह नया पैदा हुआ बछड़ा जो साफ तौर पर सुरक्षित झुंड से बाहर निकल गया है। और जरूरी बात यह है कि उसने अभी तक एकेडमी पर राज करने वाले एपेक्स प्रेडेटर्स से डरना सीखा ही नहीं है। अरे भाई, चूरुई की हैरान करने वाली अच्छी नेटवर्किंग एफर्ट्स की वजह से लिन जिचिन का रास्ता साफ हो गया था कि वो अपना पहला प्रॉक्सी फाइटिंग असाइनमेंट ऑफिशियली ले सके। ये उनके नए एंटरप्राइज की शुरुआत थी जो बहुत तेजी से पक्की हो गई। यार, हमारा मेन कैरेक्टर लिन जिचिन अपने नए क्लाइंट से कैंपस लाइब्रेरी के एक शांत अलग कोने में मिला। वो एक बहुत परेशान यंग औरत थी जिसका नाम हु यिंगली था और उसके बाल बबल गम पिंक थे। शेनिंग हान और चू रुई भी नेगोशिएशन में बैठे थे, पूरी ट्रांजैक्शन को देख रहे थे।
हु यिंगली ने रोते हुए अपनी मुश्किल को पूरी ड्रामा के साथ बताना शुरू किया। उसको एक सीनियर स्टूडेंट हुआंग जामिन लगातार और सिस्टमैटिक तरीके से सता रही थी। ये बुलिंग सिर्फ गाली गलौज से आगे बढ़ गई थी। हुआंग जामिन ने हिम्मत करके हु यिंगली के सबसे कीमती सामान चुरा लिए थे, डिजाइनर कपड़ों और बहुत डिमांड वाले हैंडबैग्स का कलेक्शन। ये वो चीजें थीं जिनकी वजह से उसको बड़ा फाइनेंशियल लॉस और गहरा इमोशनल जुड़ाव था। हु यिंगली ने हाथ मसलते हुए समझाया कि वो बुली अपने आप को बिल्कुल बचकर रहने वाली समझती थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई हुआंग जेरुई स्टूडेंट काउंसिल में एक पावरफुल पोजीशन पर था, जिसकी वजह से उसको स्कूल के अंदर कोई सजा नहीं मिल सकती थी। देखो, सर्विस की शर्तें जल्दी से तय हो गई। इस खास असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने की कीमत 11 क्रेडिट्स रखी गई और इस बड़े नुकसान की सिवेरिटी को देखते हुए इस फीस पर तुरंत हाँ कर दी गई। उस टोटल में से 1 क्रेडिट सीधा चूरुई को जाना था, जो उसकी पहले ही बात हो चुकी फाइंडर्स फी थी, जिससे ऑपरेशन में उसका रोल पक्का हो गया। थोड़ी देर बाद ही हु यिंगली द्वारा दिए गए डिटेल डिस्क्रिप्शन पर एक्शन लेते हुए लिन जिचिन ने मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर उस बुली हुआंग जामिन का पता लगाया और उससे सामना किया। हुआंग जामिन ने तुरंत अपने हमेशा वाले डराने की टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने गुस्से से छाती फुलाई और तुरंत अपने भाई का पावरफुल नाम इस्तेमाल किया, ये बिलीव करते हुए कि सिर्फ ये करने से ये सामना तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका पूरा घमंड तुरंत सच्चे कच्चे डर में बदल गया जब उसने अपने सामने खड़े यंग आदमी को सच में देखा और उसको पहचाना। लिन जिचिन, वो बदनाम नया किंग जिसके शॉकिंग राइज ने हाल ही में पूरे स्कूल हायरार्की को उसकी नींव तक हिला दिया था। उससे सामना करने की गंभीरता से उसकी सांस ही रुक गई। अरे भाई, सीन जल्दी से एक खाली स्टोरेज डॉर्म रूम की तंग जगह में बदल गया। हुआंग जामिन दीवार से लगी थी, बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें बड़ी और लाल थीं। वो लिन जिचिन से बहुत डर के साथ भीख मांग रही थी कि वो जवाबी हमला ना करे। खास तौर पर कह रही थी कि वो उसको एक उंगली भी ना लगाए और उसके चेहरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लिन जिचिन उसके इस हिस्टेरिकल हाल पर बिल्कुल अनमूव्ड रहा और बस शनिंग हैन की तरफ देखा, जो उसके बगल में तैयार खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी और भावनाहीन थी जब उसने उससे कहा कि अब ये उसकी बारी है कि वो डर से जमी हुई बुली वाली सिचुएशन को संभाल ले। शनिंग हैन के चेहरे पर एक क्रूर काली मुस्कान फैल गई। उसने अपना हाथ उठाया और जानबूझकर डराने वाली तेज आवाज के साथ अपनी उंगलियां चटकाईं और खतरनाक लहजे में कंफर्म किया कि वो असाइनमेंट को बिल्कुल अच्छे से समझ गई है। जैसे ही शनिंग हैन ने उस पर अपनी डराने वाली नजर जमाई, हुआंग जामिन ने रोने की तेज चीख मारी और इंसिस्ट किया कि उसको बिल्कुल भी जिस्म से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उस बुली ने आखिरी डेस्परेट और पैथेटिक धमकी दी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रोते हुए उसने कहा कि अगर उसके एक भी अच्छे से बनाए हुए बाल को नुकसान पहुंचा तो उसका भाई पक्का करेगा कि शनिंग हैन को ना सोचा हुआ अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अचानक एक भारी गूंजने वाली आवाज ने इस टेंस्ड एटमॉस्फेयर की खामोशी तोड़ दी और जोर से पूछा कि किसकी हिम्मत हुई उसकी छोटी बहन पर हमला करने की। और तभी हुआंग जारुई दाखिल हुआ, जो कि फिजिकली भारी भरकम आदमी था और ऑफिशियली एक ऑर्डिनरी टियर 7 रैंकर था। उसके साथ में 2 बड़े स्टूडेंट काउंसिल के गुंडे थे जो उसकी बगलों में खड़े थे। हुआंग जामिन तुरंत अपने भाई की तरफ दौड़ी, उसके बाहों में गिर गई और वीप करने लगी। उसने तुरंत एक झूठी कहानी बनाई और रोते हुए क्लेम किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया और लिन जिचिन बस उसे फिजूल में बुली करने आ गया था। हुआंग जारुई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया जब उसने अपना फोकस और गुस्सा सीधा लिन जिचिन पर किया। उस पर अक्यूज किया कि एमसी ने एक सीरियस और गलत लाइन क्रॉस कर दी है। लेकिन तुरंत लड़ाई बढ़ाने की बजाय हुआंग जारुई ने हैरत अंगेज तरीके से डी-एस्केलेट करने की कोशिश की। हालांकि उसकी आवाज दबाए हुए गुस्से से कांप रही थी, उसने कहा कि वो इस इंसिडेंट को इस बार इग्नोर कर देंगे। लेकिन उसने लिन जिचिन को बहुत जोर से धमकी दी कि वो दोबारा उससे या उसकी बहन से पंगा ना ले। लिन जिचिन डर पैदा करने वाली चुप में ही रहा। उसका चेहरा भावहीन था और उसने किसी भी तरह की नेगोशिएशन या हाँ ना करने से इनकार कर दिया। यार, हुआंग जारुई के साथ आए उसके काउंसिल फ्रेंड्स अपने लीडर के अचानक से इतने सही तरीके से बात करने पर पूरे हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अंदर ही अंदर ये कंक्लूड किया कि इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उनका ये भारी भरकम दोस्त स्कूल के बदनाम नए किंग से बहुत डर गया है। उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की, ये रियलाइज करते हुए कि वो तेज एंटिसिपेटेड फाइट शायद नहीं होने वाली थी, बिलीव करते हुए कि खतरा टल गया था। लेकिन उन्होंने सिचुएशन को बहुत गलत समझा। लिन जिचिन का कोई इरादा नहीं था कि वो बस यहाँ से चले जाएं, खास तौर पर धमकी मिलने के बाद तो बिल्कुल नहीं। सूखी बर्फ से भी ज्यादा ठंडे और अटल चेहरे के साथ एमसी ने शनिंग हैन को एक ही सिंपल अटल ऑर्डर दिया, पीछे हटने का हर चांस खत्म करते हुए। प्रोसीड विद द बीट डाउन। शनिंग हैन के चेहरे पर तय किया हुआ फोकस आ गया। उसने एक तेज पक्का समझ गई कहा और तुरंत डर से कांपती हुआंग जमीन पर हमला कर दिया। घबराकर हुआंग जमीन ने भागने की कोशिश की और अपने भाई को आने और उस हमला करने वाली से बचाने के लिए एक तेज चीख मारी। जैसे ही वो बुली भागने की कोशिश करने लगी, शनिंग हैन के बाल नटाकिए ढंग से काले से चमकदार ब्राइट ब्लू ह्यू में बदल गए और उसका पूरा शरीर एक पावरफुल उभरते हुए वाटरी ऑरा में घिर गया। ये अचानक तेज मैनिफेस्टेशन उसकी स्पेशलाइज्ड पावर के तुरंत एक्टिवेशन का सिग्नल था। अपनी खास एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शनिंग हैन ने हुआंग जमीन को उसी जगह पर ही जमा दिया जहां वो खड़ी थी। वो बुली बीच चाल में ही पकड़ी गई, ना दिखने वाली ठंडी फोर्स के केज के अंदर पूरी तरह इमोबिलाइज्ड और बुरी तरह कांप रही थी। अपनी बहन को तुरंत बेचारी बना हुआ देखकर गुस्से में हुआंग जारुई चीखा कि लिन जिचिन और उसकी एसोसिएट मौत चाहते हैं और उसने शनिंग हैन के बीच में आने के इरादे से जल्दबाजी में उस पर सीधा हमला कर दिया।
इससे पहले कि वो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर मारने की दूरी तक भी पहुंच पाता, लिंजी चिन ने शुद्धा पावर की एक जबरदस्त ना दिखने वाली लहर छोड़ दी। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास का कंक्रीट फ्लोर तुरंत उस दबाव के नीचे चटक गई और टेढ़ी हो गई, जबकि उसने एक मसल भी नहीं हिलाई थी। ये भयंकर दबाने वाला बायो प्रेशर हुआंग जरुई और उसके 2 नौकरों से टकराया और उनकी इस लापरवाह आगे बढ़ने की कोशिश को तुरंत और हिंसा से रोक दिया। वो पूरी तरह पैरालाइज हो गए और इस सेंसेशन से उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। हुआंग जरुई का दिमाग पूरे डर में घूम गया। वो मन में ये क्वेश्चन कर रहा था कि लिन जिचिन के पब्लिकली पता स्टेटस के हिसाब से ये फोर्स बिल्कुल अशोभाजनक थी, तो क्या वो किसी बहुत हाई लेवल बीइंग का सामना कर रहा है। उस भयंकर ज्यादा फोर्स ने उन तीनों काउंसिल स्टूडेंट्स को कठोर जमीन पर जोर से पटक दिया और उनको उस विशाल दबाने वाले वजन के नीचे अच्छे से जकड़ लिया, जिससे वो विरोध करने में पूरी तरह इनकेपेबल हो गए। हुआंग जारुई ने डेस्परेट होकर यह कंक्लूड किया कि लिन जिचिन के पास पक्का कोई पावरफुल मास्टर छुपा हुआ है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तभी उसके पास इतनी डरावनी जबरदस्त ताकत है। हुआंग जारुई और उसके पैथेटिक दोस्त ना दिखने वाली शक्ति से जमीन पर जकड़े हुए और पूरी तरह हारे हुए थे। और तब शेनिंग हान हवा में ऊंचा उछल गई। अरे भाई, उसने हुआंग जमीन को एकदम निश्चय के साथ खत्म कर दिया। उसने तेज रफ्तार वाली किक दी, सीधा उसके पेट पर लगी और वो जमीन पर बुरी तरह गिर गई। पूरी तरह से हार चुकी थी और खत्म हो चुकी थी। थोड़े वक्त बाद स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के अंदर चोट खाए और हिले हुए हुआंग जारुई काउंसिल प्रेसिडेंट जो होंग को इस बुरी घटना की रिपोर्ट दे रहे थे। यार, उन्होंने समझाया, उनकी आवाज अभी भी डर से फटी हुई थी कि सभी लोगों ने एक बेहद जबरदस्त पैरालाइजिंग बायो प्रेशर महसूस किया था। उनको विश्वास था कि ये जरूर किसी छुपे हुए हाई लेवल के एक्सपर्ट से आया होगा। उन्होंने फिर से यही निष्कर्ष निकाला कि लिन जिचिन इतने घमंड से इसीलिए काम कर पा रहा है क्योंकि उसके पीछे ये शक्तिशाली अनजान सहारा है जो उसको बचा रहा है। देखो, इस तेजी से दी गई रिपोर्ट को ध्यान से और सब्र से सुनने के बाद जो होंग, जो अपनी ठंडी सोच के लिए जाना जाता था, उसने अपने काउंसिल मेंबर्स को सख्ती से सलाह दी कि क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये शक्तिशाली सहारा कौन है, तो सबसे समझदारी और स्ट्रेटेजिक कदम यही है कि आने वाले वक्त में लिन जिचिन से पूरी तरह बचा जाए और दूर से उसके कामों को देखा जाए। उसने आगे ये भी हिदायत दी कि अगर सामना करना जरूरी हो जाए अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो वो सिर्फ जुबानी चेतावनी, वर्बल वार्निंग ही दे सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक या पावर बेस्ड लड़ाई से सख्ती से बचना होगा। एक पूरे अलग रोशनी वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में डीन मार्क गुस्से में तेज आवाज में मो दोंगजी से शिकायत कर रहे थे कि पूरा कैंपस धंग तेजी से टोटल गड़बड़ी, केओस की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने इस बड़ी गड़बड़ी का सारा दोष सीधे लिन जिचिन के नए शुरू किए हुए प्रॉक्सी फाइटिंग बिजनेस पर डाल दिया और सीधे मो दोंगजी से पूछा कि क्या ये पूरा रेडिकल आइडिया उन्होंने ही बनवाया था। उसने शांति से जवाब दिया कि नहीं, ये गड़बड़ी वाली योजना उनकी सीधी डिजाइन बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि उनको असल में लिन जिचिन की ये हाल की तेजी से बदलती हरकतें काफी अच्छी लग रही हैं, यहाँ तक कि जरूरी भी लग रही हैं। मो दोंगजी ने समझाया कि उनका मानना है कि स्टूडेंट काउंसिल ने काफी वक्त से दूसरे स्टूडेंट्स की ग्रोथ को बेरहमी से दबा रखा था और रोक रखा था, जिसकी वजह से स्कूल की असली विकास और तरक्की होने की क्षमता को सच में नुकसान हो रहा था। जैसे ही गुस्से में भरे डीन मार्क गुस्से से कांपने लगे, मो डोंगजी ने मजबूती से कहा कि अब वो वक्त आ चुका है कि इस रुके हुए दबाव वाले माहौल को निश्चय के साथ तोड़ा जाए और ठीक किया जाए। इसी बीच शंघाई सिटी के नीचे, जो 20,000 मीटर्स गहरा था और अनजान था, लॉर्ड रैट गॉड, सावधान डिवाइन एनवॉय और विशाल शांत हरा मॉन्स्टर सब एक बड़े धड़कते हुए जमुनी डायमेंशनल रिफ्ट के सामने जमा थे जो अस्थिर एनर्जी के साथ चमक रहा था। डिवाइन एनवॉय, जिसके हाथ में एक रहस्यमयी ऑब्सिडियन स्टाफ था, उसने गंभीर संतुष्टि के साथ घोषणा की कि सोर्स साइट नंबर 36 तक जाने वाला बायोलॉजिकल रास्ता अब पूरी तरह से स्टेबलाइज और सिक्योर हो चुका है, भले ही थोड़े वक्त के लिए। उसने नाटकीयता से घोषणा की कि वो आखिरकार इस खतरनाक एबरेंट बीस्ट्स को उस पोर्टल के दूसरी तरफ से लाने का जरूरी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसने गंभीर लहजे में साफ किया कि फिलहाल वो सिर्फ हाई लेवल टीयर से नीचे के क्रीचर्स को ही ला सकते हैं। ये नया खुला हुआ डायमेंशनल पैसेज अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ था और हाई टीयर से ज्यादा शक्तिशाली किसी भी चीज को लाने की कोशिश करने से इस रिफ्ट का तुरंत भयानक कोलैप्स हो जाता, जिससे ये हमेशा के लिए बंद हो सकता था। डिवाइन एनवॉय ने अपना रहस्यमयी स्टाफ पकड़ा और दूसरों को तुरंत चेताया कि वो पूरा फोकस रखें क्योंकि ये वक्त बेहद नाजुक था। जैसे ही मास ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने वाला था, डिवाइन एनवॉय ने एक मुश्किल गुप्त आर्केन रिचुअल शुरू किया। उसने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके हवा में बड़े चमकते हुए जमुनी रून्स ज्ञान से बनाए और इस विशाल एनर्जी को सीधा उस अस्थिर जमुनी पोर्टल की तरफ भेजा। उसने अपनी खुद की विशाल पावर को चैनल किया और एक प्राचीन आदेश जोर से चिल्लाया कि पोर्टल पूरी तरह से खुल जाए, जिसके कारण रिफ्ट में तेज उछाल आया और वो गहरे जमुनी एनर्जी से चटकने लगा। नए बड़े हुए पोर्टल के गहराई से डरावने क्रीचर्स की एक पूरी भयानक भीड़ उस जमीन के नीचे की गुफा में बाहर निकलने लगी। इस अजीब लगभग ना खत्म होने वाले जुलूस में डरावने कई सर वाले ड्रैगन्स थे जो आते ही दहाड़ रहे थे और विशाल बंदर जैसे बीस्ट थे जिनके आने से जमीन की नींव हिल गई। थोड़ी ही देर में लगभग 2 लाख एबरेंट बीस्ट की एक विशाल सेना को सफलतापूर्वक ट्रांसपोर्ट करके इस दुनिया में लाया जा चुका था। डिवाइन एनवॉय फिर रुका, उसकी सांस फूली हुई थी और उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या उन्हें इस थका देने वाले खतरनाक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को जारी रखना चाहिए। जैसे ही नई जमा की गई क्रीचर्स की सेना तैयार खड़ी थी, वो जमुनी पोर्टल अचानक खतरनाक ढंग से गरजने लगा और दिखाई देने लगा कि वो अपने आप में ढह रहा है। उसमें से एक तेज स्ट्रक्चरल आवाज निकल रही थी।
डिवाइन एनवॉय ने तुरंत इस जानलेवा खतरे को पहचान लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने घोषणा की कि ये अस्थिर रास्ता फेल हो रहा है और इसको तुरंत बंद करना होगा ताकि पूरी तबाही कैटेक्लिज्म को रोका जा सके। अपने हाथों के एक तेज निश्चयात्मक हरकत के साथ उस कमांडिंग फिगर ने विशाल डायमेंशनल पोर्टल को पूरी तरह से बंद होने का शक्तिशाली गूंजने वाला आदेश दिया। हवा में चट-चट की आवाज आई जैसे ही वो विशाल रिफ्ट बात मानने लगा। उसके किनारे एक बेहद तेज रगड़ती आवाज के साथ अंदर की तरफ खिंचने लगे। अरे कसम से, अचानक ठीक जब वो खुला हुआ शून्य बंद होने ही वाला था, एक विशाल भयानक पंजे वाला हाथ उस सिकुड़ती हुई दीवार को तोड़कर बाहर निकला। उस मॉन्स्ट्रस हाथ ने डायमेंशनल फैब्रिक को बर्बरता से फिर से पूरी तरह खोल दिया। एक डरावनी फटने वाली आवाज आई जिसने डिवाइन एनवॉय, लॉर्ड रैट गॉड और उस विशाल हरे मॉन्स्टर को पूरी तरह चुप करा दिया। लॉर्ड रैट गॉड और विशाल हरा मॉन्स्टर तुरंत डिवाइन एनवॉय की तरफ पलटे। उनकी आवाजें घबराहट भरी तेजी से भरी थीं। वो मांग रहे थे कि अब ये कैसी भयानक कैटास्ट्रोफिक घटना हो रही है। जैसे ही एक फिगर उस तेज खुले हुए छेद से शानदार ढंग से बाहर निकलने लगा, सफेद बालों से बनी एक दमकती सिलुएट डिवाइन एनवॉय का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज एक गंभीर धीमे लहजे में आई जब उसने वहां मौजूद सभी को आदेश दिया कि उन्हें तुरंत एक घमासान, अनप्रिडिक्टेबल और शायद विनाशकारी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस बुरी तरह से खुले हुए पोर्टल के बीच से एक सांस रोक देने वाली औरत, खतरनाक सुंदरता की प्रतिमा, शांति से नीचे उतरी, जमीन पर बिना कोई आवाज किए उतर गई। उसकी खास विशेषताओं से उसे तुरंत पहचाना गया। उसके पीछे 9 बहते हुए एकदम सफेद पूंछें थीं और उसके सिर पर नाजुक नोकदार लोमड़ी के कान थे। पहचान तुरंत हो गई और डर पैदा करने वाली थी। वो मशहूर 9 टेल्ड डीमन फॉक्स थी, एक लेजेंड जिसके बारे में अनगिनत रेल्म्स में धीमी खौफनाक आवाजों में बात की जाती थी। उसने धीरे से अपने नए माहौल का जायजा लिया। उसकी नजर गहरी, लगभग बचपना की जिज्ञासा से भरी थी और उसने धीरे से खुद से सोचा कि क्या ये मामूली लेकिन अजीब तरह से जिंदा दिल दुनिया सच में वो लेजेंडरी प्लैनेट अर्थ है जिसके बारे में उसने अपनी लंबी जिंदगी में इतना सुना था। यार, इन नाटकीय पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाले और ढसते हुए कॉस्मिक इवेंट्स के बाद लिन ज़िचिन के प्रॉक्सी फाइटिंग बिजनेस का मामूली स्थानीय काम एक बेहद बड़ा पूरी तरह से सफल हो चुका था। हमारा प्रोटैगनिस्ट लिन ज़िचिन अब ऑफिशियली और पक्के तौर पर फेमस हो चुका था। पूरे एकेडमी डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता था। उसकी पिछली जबरदस्त हावी डोमिनेंट जीतों की वजह से उसको हर दिन 10 से ज्यादा लड़ाई रिक्वेस्ट की लाइन लग गई थी। यार, ये डायनामिक डुओ लिन ज़िचिन और शेन चिंगहान मशीन की तरह काम कर रहे थे। सिर्फ 15 दिन में इन्होंने 200 से ज्यादा बड़े जॉब्स निपटा दिए। कसम से, ये इतना बड़ा काम था कि इनको 3000 स्कूल क्रेडिट्स मिले, इतने कि अमीर अपर क्लासमैन का भी रंग उड़ जाए। देखो, उनका इतनी तेजी से आगे बढ़ना और क्रेडिट्स कमाने का ये अलग तरीका देखकर पूरा स्टूडेंट बॉडी 2 बिल्कुल अलग अलग टीम्स में बट गया। कुछ लोगों के लिए लिन ज़ैकिन एक सच्चा विजिलेंटे हीरो था, एक नेक शक्ति वाला इंसान जो अकेला ही अकेडमी के अंदर फैली हुई बुलिंग की दिक्कत को खत्म कर रहा था। वो सच में एक प्रेरणा था, इतना कि कुछ थके हारे स्टूडेंट्स उसको देखकर शुक्रिया में सर झुका लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उससे नफरत करते थे और जो पहले से क्रेडिट्स कमाते थे, वो उसको सिर्फ क्रेडिट हंग्री बेरहम व्यापारी समझते थे। उनका समझना था कि वो सिर्फ सिस्टम के तगड़े रिवॉर्ड्स के चक्कर में है, सच्चे इंसाफ या अच्छाई के लिए नहीं। वो कान में फुसफुसाते थे कि वो कमजोरों को फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या लिन ज़ैकिन को उस बेहुदा गॉसिप या जलन भरी बातों की कोई चिंता थी? बिल्कुल नहीं। वो तो बस पूरा फोकस सिस्टम क्रेडिट्स की बड़ी मीठी कमाई पर रख रहा था। वक्त का हर मिनट पैसा कमाने और शक्ति बढ़ाने में लगा रहा था। अरे भाई, सीन शिफ्ट होता है एक चमकदार क्लासरूम में। शेन चिंगहान को शॉक लगा जब उसका क्लासमेट लू योंगजियन अंदर आया। वो बिल्कुल हारा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा नीले चोटों और सूजन से भरा हुआ था, जो एक ब्रूटल एक तरफा लड़ाई की निशानी थी। मी वेई, जो वहां मौजूद थी और बहुत हमदर्दी दिखा रही थी, उसने दुखी होकर पूरी बात समझाई। लू योंगजियन ने नई गलती कर दी थी कि उसने खुद की क्रेडिट कमाने की सर्विस शुरू करने की कोशिश की और स्टूडेंट काउंसिल इन्फोर्सर्स के तेज बेरहम लोहे के मुक्के ने उसको बुरी तरह बिल्कुल खत्म कर दिया था। उन्होंने को सबक सिखाया था। लू योंगजियन गुस्से में था। उसने अपना घायल मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियों की हड्डियां चटक गईं। उसने कसम खाई कांपते हुए कि वो अपना बदला जरूर लेगा जब वो अपने कमजोर रैंक से आगे निकल जाएगा और उनके कंट्रोल से ऊपर लेवल अप कर लेगा। मी वेई ने उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश की, उसको अक्लमंदी से याद दिलाया कि जिन स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को उसने छेड़ा था वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनके टैलेंट्स और कल्टीवेशन आम स्टूडेंट से बहुत ज्यादा थे और उसकी मौजूदा शक्ति उनकी जबरदस्त ताकत के सामने अभी टिक नहीं पाएगी। सच की ये डोज मिलते ही वो रुक गया। उसकी आंखों की आग शांत हो गई जब उसने अपने जोशीले वादों पर फिर से सोचा और वो तुरंत उदासी और बेचारगी में डूब गया। फिर उसने नर्म तरह से एक तेज जल्दी असर करने वाला हीलिंग बाम उसके चोट खाए सूजे हुए चेहरे पर लगाना शुरू किया और जोर दिया कि वो पूरा फोकस अपनी ठीक होने पर रखे क्योंकि फ्रेशमैन कंपटीशन आने ही वाला था। जरूर, लू योंगजियन ने एक दुख भरी आवाज निकाली और उस ताकतवर हीलिंग पोशन के तुरंत होने वाले तेज चुभन वाले दर्द की बुरी तरह से शिकायत की।
जब आखिरकार फ्रेशमैन कंपटीशन का दिन आया तो पूरा विशाल स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। एक बहुत बड़ी गूंजती हुई भीड़ थी जिनकी बेचैनी स्टील स्टैंड्स में महसूस हो रही थी। एकेडमी के मेन डुओ से उम्मीद के मुताबिक लिंजी चिन और शेन चिंगहान ने प्रिलिमिनरी एलिमिनेशन मैचेस को आसानी से पार कर लिया, बिल्कुल डोमिनेट करते हुए। उन्होंने टॉप 8 ब्रैकेट्स में अपनी जगह बना ली, मानो उनको पसीना भी नहीं आया। लग्जरी वीआईपी सेक्शन से स्कूल के बड़े डीन्स बहुत फोकस से देख रहे थे, जिनमें डीन मैनी और डीन मुंगी जैसे सख्त लोग भी शामिल थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डीन आगे झुके शौक में थे और उन्होंने शेन चिंगहान की हाल ही में हुई उस एक्सप्लोसिव पावर प्रोग्रेस की बिल्कुल विश्वास न होने वाली रफ्तार पर कमेंट किया। डीन मैनी ने माना कि उसका विकास सच में हैरत अंगेज और अजीब था, लेकिन फिर उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्होंने कहा कि ये उसके तेज सफर के लिए बदकिस्मती है, क्योंकि अब वो उनकी बेटी मिवी के खिलाफ थी। उनको पूरा भरोसा था कि मिवी सेमीफाइनल से बहुत पहले ही शेन चिंगहान को रोक देगी। नीचे चमकदार रोशन अरीना में शेन चिंगहान और मिवी के बीच वो बहुत ज्यादा इंतजार किया जाने वाला टक्कर एक इलेक्ट्रिक शक्ति के साथ शुरू हो गया। दोनों कंपेटिटर्स ने जरा भी वक्त खराब नहीं किया, तुरंत अपनी यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज एक्टिवेट कर दी। मिवी ने तुरंत भयानक फीलाइन कैट ईयर्स दिखाए, उसकी मसल्स तन गई और उसकी उंगलियों से तेज क्लॉज खतरनाक तरह से निकल आए, जो क्लोज क्वार्टर्स असॉल्ट के लिए तैयार थे। उसी वक्त शेन चिंगहान अचानक एक चमकदार शक्तिशाली अज्योर की ऑरा में घिर गई, जो अदृश्य जबरदस्त लेटेंट एनर्जी के साथ धड़क रहा था। मिवी एक दौड़ती हुई बुलेट की तरह आगे बढ़ी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, जो उसके दुश्मन को तुरंत दबोचने के लिए थी। लेकिन शेन चिंगहान जरा भी नहीं हिली। उसने बस उस दौड़ती हुई फिगर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपनी डर भरी मास्टरी लेवल एबिलिटी छोड़ दी, एक दुश्मन के इंट्रिंसिक की और खून के बहाव पर पूरा कंट्रोल। यार, बीच चार्ज में ही मिवी बुरी तरह से जम गई, अकड़ गई। उसका पूरा शरीर कांपने और हिलने लगा। उसका खुद का लाइफ फोर्स उसके हुक्म के खिलाफ हो गया था। वो पूरी तरह से घबरा गई थी जब उसने महसूस किया कि उसकी खुद की इंट्रिंसिक एनर्जी एक घुसपैठ करने वाली अदृश्य एक्सटर्नल फोर्स से बुरी तरह से उलट-पुलट हो गई है। वो बिल्कुल डर में ऊपर देखी। डर साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि शेन चिंगहान इस अंधेरी जबरदस्त शक्ति को कैसे चला रही है। इस बड़े ओपनिंग का फायदा उठाते हुए शेन चिंगहान ने तुरंत एक फैसलाकुन तगड़ा लात मिवी की खुली हुई कमर पर मारा और उसको बैटलफील्ड के पार भेज दिया। एक शॉकिंग तुरंत 1 हिट नॉकआउट। ये बड़ा अपसेट होते देखकर डीन माँ तुरंत अपनी आरामदायक कुर्सी से उछल पड़े। उनका चेहरा पूरे शौक और गुस्से का नकाब था और वो भीड़ के शोर में अपनी हारी हुई बेटी का नाम चिल्ला रहे थे। एक और डीन, लियू चुअनवू, सोच में डूबे हुए जोर से बोले। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दो बचपन के दोस्त, जो बिल्कुल आम बिना किसी खास बैकग्राउंड के थे, इतने कम वक्त में इतनी असाधारण भयानक शक्ति और लड़ने की स्किल कैसे पा सके। वापस रिंग में शेन चिंगहान बहुत खुश और थ्रिल्ड थी। उसको मुश्किल से यकीन हो रहा था कि उसने इतनी कारगर डोमिनेटिंग आसानी से उस शक्तिशाली और बड़े रैंक्ड मिवी को हरा दिया है। बस 10 छोटे तेजी से गुजरे मिनट बाद सेमीफाइनल्स शुरू हो गए, जिसमें वो टक्कर थी जिसका स्टेडियम में सब इंतजार कर रहे थे। लिन जिचिन और शेन चिंगहान के बीच दोस्ती वाली राइवलरी मैच। एमसी के सामने खड़े होकर शेन चिंगहान ने बताया कि ये पहली बार था कि ये दो मजबूत दोस्त इतने बड़े स्टेज पर एक दूसरे के खिलाफ कंपेटिटिवली लड़ रहे थे। लिन जिचिन ने शांति से हाँ में सिर हिलाया और दोनों प्रोडिजीज ने तुरंत अपनी लड़ने की स्टांसेस ले लीं, इस जरूरी लेकिन सिखाने वाले टक्कर के लिए तैयार होते हुए। शेन चिंगहान ने उसकी कमर पर निशाना लगाते हुए एक तेज ताकतवर लात से हमला शुरू किया, जिसे लिन जिचिन ने बिल्कुल बेकार, मानो बोरिंग आसानी से बीच में रोककर ब्लॉक कर दिया। स्ट्राइक को ब्लॉक करते वक्त उसने आराम से उसकी फॉर्म पर क्रिटिक किया, समझाया कि उसको उस लात की जगह एक तगड़ा सीधा मुक्का मारना चाहिए था, क्योंकि एंगल बिल्कुल गलत था। उसने तुरंत सुधारा हुआ मुक्का मारा, जिसे उसने आसानी से बचाते हुए डॉज किया और उसी वक्त ये भी बताया कि उसका अटैकिंग एंगल बेहतर होने के बावजूद अभी भी उसके गले के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक के लिए एक बड़ा जानलेवा ओपनिंग छोड़ रहा है। पूरा मैच एक भयानक कंपेटिटिव लड़ाई की तरह कम और एक बड़े स्टेक्स वाले सबके सामने की ट्रेनिंग सेशन की तरह ज्यादा हुआ। लिन जिचिन आसानी से उसके सबसे तगड़े हमलों को बेअसर कर रहा था और हर डिफ्लेक्शन के साथ उसकी फॉर्म और टेक्निक को ध्यान से सिखाता जा रहा था। यार, स्टैंड से सब लोग जेलस थे, चिल्ला रहे थे कि शेन चिंगहान कितनी लकी है कि उसको ऐसा पार्टनर मिला जो इतना इंटीमेटली उसके साथ लड़ रहा है और लड़ाई के जोर में उसकी कमजोरियों को इतनी बारीकी से समझा रहा है। थोड़े ही वक्त में शेन चिंगहान, जो दिखने में थक चुकी थी, उसने टॉवल फेंक दिया। इज्जत से ये मान लिया कि ओपीएमसी की ओवरवेलमिंग पावर उसके लिए बहुत ज्यादा थी। वो उससे नहीं जीत सकती थी, चाहे उसने नई टेक्निक्स यूज किए हों। और बस लिन जिचिन को सेमीफाइनल मैच का अनडिनाएबल विनर घोषित कर दिया गया। वो आसानी से फाइनल राउंड में चला गया।
अब फाइनल राउंड सेट था, जिसमें हमारा रेनिंग हमेशा जीतने वाला एमसी फॉर्मिडेबल और डिटर्मिन्ड फाइटर लियो यू से टकराने वाला था। अरे भाई, फाइनल बाउट शुरू होने की बेल बजने से पहले ही लियो यू ने बड़े अरीना के पार से सीधे लिन जिचिन को आवाज लगाई। उसने हम्बली ये माना कि पहले के परफॉर्मेंस के हिसाब से वो शेयर पावर में कम पड़ेगा, लेकिन उसने एमसी को गुस्से से वॉर्न किया कि वो बिना तगड़ी लड़ाई के हरगिज हार नहीं मानेगा। उसने अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेटेंट पावर निकालने का वादा किया। एक अचानक एक्सप्लोसिव बर्स्ट में रॉ एनर्जी के साथ लियो यू तुरंत एक बहुत बड़े इंटेंसली मस्कुलर बंदर जैसे बीस्ट में बदल गया। उसका साइज तुरंत डबल हो गया। उसके भारी होने से जमीन कांप गई। लेकिन इस मॉन्स्ट्रस रेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के सामने लिन जिचिन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो सीधे आगे बढ़ा और उसने एक इनक्रेडिबली फोकस्ड आर्म सा किक मारा। पूरा स्टेडियम एब्सोल्यूट पैंडेमोनियम में फट गया। सब एमसी के इनसेन ओवरवेलमिंग पावर लेवल पर हैरान थे, क्योंकि उसने एक और परफेक्ट डोमिनेटिंग वन हिट नॉकआउट जीत हासिल कर ली। उस मार की शुद्ध एक्सप्लोसिव फोर्स से वो बड़ा हारा हुआ लियो यू ट्रांसफॉर्मेशन रिंग बाउंड्री से पूरा बाहर उड़ गया और नीचे की रिटेनिंग वॉल से बुरी तरह टकराया। कसम से लिन जिचिन को बिना किसी सवाल के फ्रेशमैन कंपटीशन का ओवरवेलमिंग और अनडिफीटेड चैंपियन घोषित कर दिया गया। इस ब्रेथ टेकिंग और डिसाइसिव फिनाले के बाद डीन मो डुंगजी पोडियम पर आए। उनकी आवाज स्पीकर सिस्टम पर गूंज रही थी, इस बड़े रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूर्नामेंट को ऑफिशियली खत्म करने के लिए। मुंगजी ने हाथ के इशारे से ऑडियंस को शांत किया। धीरे बोलने वाली भीड़ चुप हो गई। उसने टॉप 8 कंपेटिटर्स के लिए जेनरस क्रेडिट बोनसेस की खबर कंफर्म की, जिसका सबको इंतजार था। लेकिन उसने ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए पॉज लिया और फिर असली धमाका किया। सबसे हाई रैंकिंग 5 फिनिशर्स जो टूर्नामेंट के एब्सोल्यूट एलीट थे, उन्हें एक एक्सक्लूसिव हाई लेवल विंटर ट्रेनिंग कैंप का इनविटेशन मिलेगा। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिट से भी ऊपर का रिवॉर्ड था। देखो, इस रेवलेशन से क्वालिफायर्स के चेहरों पर साफ शौक दिखा। लिन जिचिन, शेन चिंगहान, लाई मोयू और मे वेई ने तुरंत आंखों से इशारे किए। वो इस मौके की मैग्नीट्यूड समझ गए थे। यहाँ तक कि लू योंगजियान, जो अपनी शुरू की जीत स्ट्रेटेजिकली जमा करके टॉप 5 में आया था, उसने भी कुछ देर के लिए अपना घमंडी चेहरा छोड़ा। उसके चेहरे पर असली सरप्राइज दिखा। उनको तुरंत समझ आ गया कि ये सिर्फ एक सप्लीमेंटल प्राइज नहीं था, बल्कि पावर ट्रेनिंग के एक हायर एशेलॉन में जाने का एक्सप्रेस टिकट था। फिर मोंगजी ने इस मौके के बारे में और बताया। उनकी आवाज एकदम सीरियस, जैसे किसी की इज्जत करते हैं, वैसी हो गई। ये एलीट कल्टीवेशन कैंप नानजियांग प्रोविंस के अंदर गहराई में बने माइटी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की सुरक्षित दीवारों के अंदर होगा। वो रीजन जिसको क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सोर्स साइट नंबर 36 की थकने वाली लगातार गार्ड करने का काम दिया गया है। उसने जोर दिया कि ये खास साइट अपनी इंस्टेबिलिटी और हाई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए जानी जाती है, इसीलिए ये ट्रेनिंग लोकेशन अनप्रेसिडेंटेड थी। टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट थी। कैंप ठीक 10 दिन बाद शुरू होने वाला था और इस ऑपरेशन की सीक्रेसी और ज़रूरत को हाईलाइट करने के लिए मोंगजी ने घोषणा की कि वो खुद, जो टूर्नामेंट कमिश्नर हैं, वो सिलेक्ट ग्रुप को उस हेविली सिक्योर्ड फैसिलिटी तक पर्सनली ले जाएंगी, ये इंश्योर करते हुए कि उनका सफ़र तेज़ और एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल हो। लिन जिचिन तुरंत गहरी सोच में चला गया। उसकी बाहरी शांति के पीछे उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो सिर्फ ट्रेनिंग बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोच रहा था, वो इसके बड़े जियोपॉलिटिकल और कल्टीवेशन इंप्लीकेशंस को एनालाइज कर रहा था। एक मिलिट्री बेस जो पूरी तरह से एक हाई वैल्यू सोर्स साइट की रक्षा के लिए बना हो, वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन और स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज तक पहुंचने का एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस पॉइंट था, जो स्टैंडर्ड कल्टीवेशन एकेडमी में नहीं मिलता। ये एक मौका था जिसको वो हरगिज बर्बाद नहीं कर सकता था। उसी वक्त बड़े शहरी इलाके के बहुत ऊपर एक चमकते स्काईस्क्रेपर रूफटॉप पर लटके हुए एक बहुत ही अलग बातचीत चल रही थी। हवा में इथीरियल पावर की गूंज थी, क्योंकि लेजेंडरी 9 टेल डीमन फॉक्स, जिसकी सिलुएट अंधेरे आसमान के सामने दिख रही थी, वो इम्पेकेबली ड्रेस्ड डिवाइन एनवॉय के साथ एक बहुत ही सीक्रेटिव धीमी आवाज में बात कर रही थी। डीमन फॉक्स थोड़ा करीब झुकी। उसकी आंखों में कैलकुलेटिंग ग्लिंट थी। उसने आराम से कहा कि तुम्हारे प्लांट गॉड कल्ट का मैसिव स्कोप और पूरी अर्थ पर इतना गहरा रीच देखते हुए ये बिल्कुल पक्का है कि तुम्हारे पास इस रीजन में फिलहाल जितने भी सबसे फिजिकली अट्रैक्टिव, पावरफुल और प्रॉमिसिंग यंग मैन हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रलाइज्ड डेटा फाइल जरूर होंगी। फिर अकड़ वाली ब्रेजन कॉन्फिडेंस के साथ उसने ज्यादा प्लेजेंट्रीज छोड़े और डायमेंशंस क्रॉस करके अर्थ आने का अपना असली शॉकिंग मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया। वो यहाँ अपने बराबर खड़ा होने वाला एक परफेक्ट, सुप्रीमली पावरफुल पार्टनर ढूंढने आएगी, एक ऐसा मेट जो डीमन फॉक्स लीनियज के लायक हो। डिवाइन एनवॉय ने तुरंत जवाब दिया। उसका बर्ताव एब्सोल्यूट डिफरेंशियल रिस्पेक्ट में बदल गया। उसने तुरंत उसकी शक को कंफर्म किया। उसको आइडियल यंग मैन पता था जो उसके क्राइटेरिया पर फिट होता था। उसने उस कैंडिडेट की डिटेल्स बताई, ये बताते हुए कि ये इंडिविजुअल सिर्फ बहुत हैंडसम और अपीलिंग नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक फ्राइटनिंगली पावरफुल और जेनेटिकली सुपीरियर फिजिकल फिजिक भी थी, रिमार्केबल पोटेंशियल का एक वेसल। बिना हिचकिचाहट के डिवाइन एनवॉय ने एक स्लीक हाई एंड फोन निकाला। एक सोच समझकर थोड़े डरावने इशारे के साथ उसने स्क्रीन ऑन की और एक क्रिस्प हाई रेजोल्यूशन फोटो दिखाई। जो चेहरा उस लेजेंडरी एंटिटी को देख रहा था, वो पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। वो अकेडमी टूर्नामेंट का उभरता स्टार लिन जिचिन था। 9 टेल डीमन फॉक्स के चेहरे पर एक धीमी, बहुत ही सिडक्टिव मुस्कान आई। उसने उसकी खूबसूरत चीजों को एक शिकारी जैसा रूप दे दिया जब वो उस यंग कल्टिवेटर की तस्वीर को देख रही थी। उसका इंटरेस्ट पूरा पकड़ में आ गया। उसने अपनी
आवाज को रेशम जैसा अथॉरिटेटिव डिमांड में नीचा किया। डिवाइन एनवॉय को तुरंत लिन ज़ीचन के बारे में हर एक छोटी से छोटी स्पेसिफिक डिटेल देने का इंस्ट्रक्शन दिया, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां और उसका पूरा इतिहास। उसको अपने पोटेंशियल पार्टनर पर एक फुल डॉसिए चाहिए था।